अंकित जी धन्यवाद, और सभी पैनलिस्ट जो मेरे साथीगण हैं उनका भी धन्यवाद, उनका स्वागत, सारे किसान बंधुओं का स्वागत। और कुछ प्रॉब्लम आ गई थी शेयरिंग में, शायद अब मेरी स्क्रीन दिख रही होगी आपको। दिख रहा है जी आपको? दिख रही है। दिख रही है हाँ, डॉक्टर साहब, दिख रही है। हाँ जी। तो मैं सबसे पहले बताना चाहूंगा कि करनाल जो हमारा गन्ना प्रजनन संस्थान का क्षेत्रीय केंद्र है, यहाँ पे हम नॉर्थ इंडिया के लिए वैरायटल डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाते हैं, और यहाँ से बहुत अच्छी अच्छी वैरायटियां निकली है। 1932 से हम यहाँ पे काम कर रहे हैं। तो अभी मेरे जो प्रेजेंटेशन में मैं पहले अपने देश का और विश्व का सिनेरियो बताता हूँ कि हम कहाँ पे स्टैंड करते हैं। तो अगर हम पूरे विश्व की बात करें तो ब्राजील जो है सबसे ज्यादा क्षेत्रफल उसके पास है, हमारे देश से दुगुना क्षेत्रफल है। उनके पास 100 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल है, हमारे पास लगभग 51 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल है। और हमारे से 4 गुना कम पाकिस्तान का है, और लगभग 3.5 गुना कम चाइना का है। तो अगर हम टॉप 10 जो विश्व के प्रमुख 10 गन्ना उत्पादक देश है, उनमें उत्पादकता यानी प्रति हेक्टेयर उपज की दृष्टि से हम पहले नंबर पे आते हैं। और हमारे बाद में यूनाइटेड स्टेट अमेरिका आता है, उसके बाद चाइना आता है, और फिर दूसरे देश आते हैं, ब्राजील आता है। तो ये एक बहुत ही सुखद क्षण है कि हमारे देश में ज्यादा किसान होने के बावजूद, छोटी जोत होने के बावजूद, हम उत्पादकता में नंबर 1 है, जबकि 60% क्षेत्रफल हमारा सब ट्रॉपिकल यानी उपोष्ण क्षेत्र है, जहाँ पे सर्दी भी ज्यादा पड़ती है और गर्मी भी ज्यादा पड़ती है। इस सब का मुख्य कारण है आप सब किसान भाइयों की मेहनत, और बहुत ही अच्छी उन्नत किस्म जो हमारे संस्थान से निकाली डॉक्टर बक्सीराम जी की टीम ने, CO0238। तो अब मैं अगली स्लाइड में थोड़ा बताना चाहूंगा कि अगर हम पूरे विश्व की बात करें तो सबसे ज्यादा एरिया प्रति किसान लगभग 500 हेक्टेयर अमेरिका के पास है। अमेरिका का एक गन्ना किसान है, वो औसतन 500 हेक्टेयर क्षेत्रफल है। उसके बाद इंडिया के पास सिर्फ पौना हेक्टेयर है। एक किसान मतलब 0.77 हेक्टेयर की एवरेज कास्ट साइज है उसकी। तो इस इतनी कम जमीन होने के बावजूद, और हमारे देश में लगभग 5 करोड़ गन्ना किसान है, जबकि ऑस्ट्रेलिया अमेरिका में सिर्फ 40-100 है। यानी उनको कोई तकनीक बतानी हो तो आप 2 या 3 मीटिंग अलग अलग जगह पे करके उनको अच्छी तरह बता सकते हो। लेकिन हमारे यहाँ पे जलवायु विषमता और बहुत ज्यादा किसानों की संख्या होने के कारण तकनीक किसानों तक पहुंचने में कई वर्ष लग जाते हैं। तो उसके बावजूद भी अगर हम प्रोडक्टिविटी में आगे बढ़े हैं तो ये बहुत ही अच्छा अचीवमेंट है हमारे देश के लिए। तो अगर हम अपने देश के परिदृश्य की बात करें तो हमारे देश की औसत उत्पादकता जैसे मैंने पहले बताई 80.1 टन प्रति हेक्टेयर है। और एक साल में गन्ने में अगर थ्योरेटिकली बात करें तो 472 टन प्रति हेक्टेयर की पैदावार ली जा सकती है, अगर कोई बादल नहीं हो, अच्छी तरह सूरज की रोशनी पड़ती रहे। लेकिन भारतीय रिकॉर्ड की बात करें तो एक किसान है कोई अशोक खोत जी, उन्होंने 168 टन प्रति एकड़ में पैदावार ली है। ये 18 महीने की क्रॉप में, सांगली महाराष्ट्र के किसान है वो। जबकि अगर हम उत्तर प्रदेश अपने उत्तर भारत की बात करें तो उत्तर प्रदेश के अचल मिश्रा जी ने 329 टन प्रति हेक्टेयर की उन्होंने पैदावार लेके दिखाई है। उनकी क्रॉप भी लगभग 14 महीने की थी। तो गन्ने में बहुत ज्यादा, मेरे पूर्व साथियों ने बताया कि ज्यादा बीज की आवश्यकता है, पेरिसेबल बीज है, ट्रक में जाता है, जल की आवश्यकता भी फसल को ज्यादा होती है। तो अगर हम विजन की बात करें, जो हमारे संस्थान की जो विजन 2050 के हैं, उसमें हमें जो टारगेट 2030 में अचीव करना था, वो मुझे खुशी हो रही है बताते हुए कि हमारे देश ने वो 2020 में ही अचीव कर लिया। हमें 80 टन पर हेक्टेयर की पैदावार लेनी थी और हम 80.1 की ले चुके हैं। रिकवरी की बात करें तो हमारा टारगेट 11 की रिकवरी का था, तो 11 से ज्यादा रिकवरी हम अभी ले चुके हैं। तो ये बहुत ही सुखद क्षण है। और हमारे संस्थान ने पिछले जब से ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड रिसर्च प्रोजेक्ट्स के थ्रू जो वैरायटल डेवलपमेंट प्रोग्राम शुरू हुआ है, 13 वैरायटियां करनाल केंद्र से रिलीज हुई है, जिनमें 7 अगेती हैं और 6 मध्यम देरी से पकने वाली है। तो जो हमारी मुख्य प्रजातियां हैं उनमें CO0118 है, CO0238 है वंडरकैन, और नई जो हमारी अगेती में 15023 है, इसकी भी बहुत ज्यादा डिमांड है, ज्यादा चीनी और ज्यादा उपज होने के कारण। और सामान्य में हमारी जो 2 नई वैरायटी है, CO12029 और CO13035। बस मैं इन्हीं पे थोड़ा सा प्रकाश डालूंगा वैरायटियों के स्लाइड्स में। तो 118 की बात करें तो ये वैरायटी ज्यादा चीनी वाली है, ठोस गन्ना है इसका, और इसमें पैदावार भी अच्छी है।
किसानों को थोड़ी सी सावधानी बरतने की आवश्यकता है। इसमें शिकायत है कि भाई थोड़ी कम इसमें टिलरिंग है और इसका रेटून पेटी फसल इसकी थोड़ी कमजोर होती है। तो अगर शुरू में किसान भाई इसमें 70 दिन तक इस पे ज्यादा मिट्टी नहीं आने दे इसके बोरी के ऊपर, तो फुटाव पूरा आएगा, और फुटाव पूरा जब कूड़ से बाहर आ जाए तब उसके पास मिट्टी आ जानी आनी चाहिए। उससे पहले मिट्टी डालेंगे तो ये इसमें फुटाव की जो प्रक्रिया है, टिलरिंग की प्रक्रिया है, वो बाधित होगी। तो जो लगभग 35 से 40 हजार गन्ने चाहिए प्रति एकड़, वो नहीं बन पाएंगे और थोड़ी उपज कम हो जाएगी। तो ये सावधानी बरत ले तो ये वैरायटी बहुत अच्छी है। अगर हमारी वंडर वैरायटी 238 की बात करें तो ये 2018-19 के आंकड़े हैं। 2019-20 में लगभग 27 लाख हेक्टेयर इस वैरायटी का पूरे सब ट्रॉपिकल इंडिया में था, और मेरे ख्याल से देश में लगभग 55% एरिया इसी अकेली प्रजाति का है। और स्टेट वाइज देखें तो हर स्टेट में ये लगभग 70% से ज्यादा एरिया इस वैरायटी का रहा है। और थोड़ी अब रेड रोड की कहीं कहीं प्रॉब्लम आ गई है, तो उसके कारण उस पर भी मैं बताऊंगा कैसे उस पर हम फोकस कर सकते हैं। 12-029 हमारी मिडलेट वैरायटी है। ये गिरती नहीं है और इसका रेटून भी अच्छा है। अगोला इसका हरा रहता है, और स्टैंडर्ड्स के ऊपर इसने यील्ड में भी क्वालिटी में भी काफी इंप्रूवमेंट दर्शाया है। तो ये भी जहाँ वाटर लॉक्ड एरिया हो, जहाँ प्रॉब्लम ज्यादा हो, चीनी मिले मिडलेट वैरायटी को भी ध्यान दे सकती है, और किसान भी इस पे लगा सकते हैं। एक और हमारी 13-035 मिडलेट वैरायटी है। इस वैरायटी में भी चीनी अच्छी है, उपज अच्छी है, और सिंगल कैन वेट भी इसका अच्छा है, और अगोला बहुत हरा है। तो जो पशु पालक है किसान, उनके लिए भी ये बहुत अच्छी वैरायटी है, लेकिन मध्यम में है। 15-023 वैरायटी की बात करें तो ये सुपर अर्ली कह सकते हैं इसको। ये अक्टूबर महीने में ही मैच्योरिटी आ जाती है, इसमें अक्टूबर महीने में ही ये मील को चला सकती है। और इसमें अगर इम्प्रूवमेंट की बात करें तो चीनी प्रथा में इस वैरायटी में लगभग 5% से लेके 7%, 8% तक जो स्टैंडर्ड्स के ऊपर इसने इम्प्रूवमेंट दिखाया। 238 में 8 महीने से लेके और 12 महीने तक इसमें काफी इम्प्रूवमेंट आया है। अगर इसमें आप ग्राफ में देखेंगे तो 8 महीने में 11% ज्यादा चीनी थी 238 से जो जूस में सुक्रोज, और 10 महीने में 7% और 12 महीने में 6%। ये आंकड़े 10 जगह की ट्रायल्स के हैं, जिसमें आपके अलग अलग क्षेत्र की चीनी मिलें हैं। डीसीएम श्री राम की भी है, बलरामपुर की भी है, हरियाणा में भी है, पंजाब में, उन सबके औसत आंकड़े हैं। और इसमें उपज में भी लगभग 7% की इसमें 238 के ऊपर ज्यादा अधिकता पाई गई थी चीनी मिलों के ऊपर किए गए ट्रायल्स में। और अभी आप इसका क्रॉप स्टैंड देख सकते हो, हमारे खुद के फार्म की ये फोटो है, और हम अनुमान लगा रहे हैं कि लगभग 600 क्विंटल प्रति एकड़ पैदावार इसमें आराम से मिलेगी। 2.5-3 किलो के गन्ने इसमें बने हुए हैं, और किसान भाई जो भी आके देखता है बहुत ही ज्यादा मंत्रमुग्ध हो रहा है। तो अगर हम पूरे अगर करनाल की वैरायटियों की बात करें तो देश के 75% उत्तर पश्चिम क्षेत्र के उत्तर भारत के 75% भूभाग पर करनाल की वैरायटी इस समय उगाई जा रही है। तो अगर बात वैरायटी की है, उपज की है, सब कुछ है, तो अब ये है कि बीज बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। किसान इनपुट लगा सकता है, एग्रोनॉमी उसके खून में है, क्योंकि किसान अपने खेत का खुद ही डॉक्टर है, खुद ही साइंटिस्ट अपने खेत का। उसको पता है क्या करना चाहिए क्या नहीं। हमें तो उसको थोड़ा सा प्रोत्साहन करने की जरूरत है। लेकिन किसान के पास नई तो वैरायटी बनानी आती है उसको, ना तो नई वैरायटी बना सकता, और ना उसके पास उसका हेल्दी सीड है, वो पुराने बीज को इस्तेमाल करता है। तो हमारे संस्थान ने एक अभूतपूर्व पहल करते हुए अपने पूरे जो सीड प्रोग्राम को रिवोल्यूशनाइज कर दिया है। उसमें हम टिश्यू कल्चर प्लांट से शुरू करते हैं, न्यूक्लियस सीड को, और उस केंद्रक बीज से शॉर्ट क्रॉप भी ले सकते हैं। 2 साल में हम 3 फसल ले सकते हैं बीज की। अगर हम जुलाई में प्लांटिंग करें तो वो हमारा बीज अगले साल मार्च अप्रैल में तैयार हो जाएगा। फिर मार्च अप्रैल में काट के फिर बुआई कर दे तो मार्च अप्रैल में रेटून को भी हम एज ए सीड ले सकते हैं शॉर्ट टर्म, जो कि हमें अक्टूबर में मिल जाएगा। तो फ्रेश प्लांटिंग भी अक्टूबर में फिर से ले सकते हैं, और फिर उस अक्टूबर वाली प्लांटिंग को हम नेक्स्ट ईयर जुलाई में ले सकते हैं। तो इस तरह हम 2 साल में 3 फसलें लेके किसी भी वैरायटी, जैसा कि मेरे पूर्व वक्ता प्रियंका जी ने बताया कि सारी जरूरी नहीं है कि हम एक ही वैरायटी के पीछे पड़े। जो भी हमें वैरायटी मिले नई जिसमें अच्छा पोटेंशियल लगे, तो उसको हम 2 साल में 3 फसल लेके उसका बहुगुणन अनुपात बढ़ा सकते हैं अपने लेवल पे। सिंगल बर्ड प्लांटिंग टेक्नोलॉजी है ये भी, मतलब जो इन जनरल जो गन्ने में 1 एकड़ से 10 एकड़ लगाया जाता है, इसमें भी बहुगुणन गुणन का अनुपात है, वो 1 एकड़ से 20 एकड़ कर सकते हैं सिंगल बर्ड से। तो ये भी अच्छी टेक्निक है। सेटिंग ट्रांसप्लांटिंग टेक्निक
काफी बात हुई है इसके ऊपर, नर्सरी के ऊपर और सब चीज पे। तो हम करनाल केंद्र पे इन चीजों को पिछले 8-10 साल से कर रहे हैं और लगभग सारा रकबा जो हमारा बीज का है वो सेटलिंग से तैयार पौधों से हम कर रहे हैं। तो हमें अपने देश की बात करें तो 50 लाख हेक्टेयर एरिया है, तो लगभग 40% यानी 20 लाख हेक्टेयर फ्रेश प्लांटिंग की जरूरत होती है, जिसमें हमें लगभग 150 से 200 लाख टन बीज की जरूरत होगी। तो अगर हम पौधारोपण तकनीक अपनाए तो 1.5 टन से यानी 15 से 20 क्विंटल प्रति हेक्टेयर बीज की आवश्यकता है। तो इसमें हमें अगर बात करें, हमारे देश में लगभग जो 487 चीनी मिलें अभी जो संचालन में है, उनमें से हमें प्रति चीनी मिल लगभग 82 हेक्टेयर प्रमाणित बीज की आवश्यकता है, जिसमें लगभग 8,213 टन प्रति मिल के बांटे आए। और लेकिन इस पौधारोपण तकनीक से मैं अगली स्लाइड में बताऊंगा कि हम इसको कितना कम कर सकते हैं। और इसमें हमें जरूरत है किसानों को ट्रेन करने की, हर गांव में 1 या 2 किसान इसके लिए ट्रेन करें। जैसे कि आपने बताया कि आपने बहुत अच्छा काम किया है, राजा श्रीवास्तव जी ने बताया, और किसान से वो मेरे बात पे किसान भी प्रेजेंट करेंगे अपना अनुभव। तो ऐसे हर देश के हर गांव में 1-2 किसान हमें, जो युवा किसान है, उनको इस टेक्निक से हमें ट्रेन करने की जरूरत है। अगर बचत की बात करें तो लगभग 150 लाख टन गन्ने की बचत हो सकती है इस तकनीक को अगर 100% अपना लिया जाए, जिससे हमारे देश में 5,440 करोड़ रुपए की अतिरिक्त चीनी बनेगी और देश को 272 करोड़ टन का जीएसटी मिलेगा और किसानों को 4,350 करोड़ रुपए की अतिरिक्त आमदनी होगी, क्योंकि गन्ना जो है वो उसका बचेगा। तो अगर हम बात करें परंपरागत विधि, जो 1 एकड़ से 10 एकड़ का अनुपात है, तो 3 साल तक किसान तक पहुंचते पहुंचते हमें प्रजनक बीज 2 लाख टन की जरूरत पड़ेगी, 2,000 हेक्टेयर और पड़ती है। और आधार बीज जो है हमारा लगभग 20,000 हेक्टेयर में चाहिए, और जो सर्टिफाइड सीड है वो हमें 2 लाख हेक्टेयर में चाहिए। तो ये है हमारी जो आज जो प्रैक्टिस हो रही है। लेकिन हम अगर सिंगल बड टेक्नोलॉजी पे आ जाए, एक आंख का टुकड़ा ही बोना शुरू कर दे, तो हमें 250 हेक्टेयर ब्रीडर सीड चाहिए, 5,000 हेक्टेयर फाउंडेशन सीड चाहिए और 1 लाख हेक्टेयर सर्टिफाइड सीड चाहिए। लेकिन अगर हम ये सेटलिंग प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी पौधारोपण विधि पे आ जाए, तो हमें मात्र 16 हेक्टेयर ही ब्रीडर सीड चाहिए। उस 16 हेक्टेयर, क्योंकि हम मैंने 1 हेक्टेयर से 50 हेक्टेयर इसकी बहुगुणन अनुपात बताया है, तो फाउंडेशन सीड हमें मात्र 800 हेक्टेयर चाहिए और जो सर्टिफाइड सीड है वो 40,000 हेक्टेयर। तो इस 40,000 हेक्टेयर में जो 40 लाख टन बीज लगभग 100 टन प्रति हेक्टेयर की पैदावार की से चले, तो 20 लाख हेक्टेयर हम इससे जो पौधे रोपण से लगभग 40 लाख टन बीज से हम तैयार कर सकते हैं पूरे देश के लिए। तो मैंने यहाँ पे टिश्यू कल्चर लैब एस्टेब्लिश कर दी है करनाल के अंदर पे। इससे पहले हम कोयम्बटूर से जो रूटिंग स्टेज पे जो प्लांटलेट्स है टिश्यू कल्चर के, वो लाके और हार्डनिंग करके और अपना न्यूक्लियस सीड तैयार करते हैं। उसके बाद में हमने जो जो बताया सेटलिंग टेक्नोलॉजी से अपने जो करनाल के आसपास जो अच्छे नवोन्मेषी किसान हैं, उनको अपने सीड प्रोग्राम में जोड़ के उनको वो सेटलिंग प्रोवाइड करते हैं। फिर उसके बाद में हमने देश की बहुत ही अग्रणी चीनी मिलों के साथ टाई अप किया है, लगभग 13 चीनी मिलों के साथ एमओयू साइन किया है कि भाई आप भी इस टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ाए, हेल्दी सीड प्रोडक्शन सेटलिंग विधि से करें। और 100% हमने रिप्लेसमेंट कर दिया अपना न्यूक्लियस सीड को टिश्यू कल्चर से। तो ये आप देख सकते हैं, ये सेटलिंग, ये क्वाट्रो सिंगल साइड कटर है। ये मशीन हमने खुद डिजाइन की है यहाँ करनाल के अंदर में, इसका पेटेंट भी हमें मिल चुका है और इसको लाइसेंसिंग राइट्स भी हमने 2 फर्म्स को दे दिया है। तो इससे 4 किसान या 4 महिला ऑपरेट करके 1 घंटे में 1 एकड़ के लिए पर्याप्त आंखें निकाल के और उससे सेटलिंग तैयार कर सकते हैं। तो ये सब चीजें जो आप देख रहे हैं, एक ऐसे महिलाएं इस पे काम कर रही है। और तो दूसरा, हमारे संस्थान ने सेट ट्रीटमेंट डिवाइस बनाया है। तो जो पूरे रात भर सेट को हम सॉल्यूशन जो अपना इंसेक्टिसाइड फंजीसाइड का सॉल्यूशन पे ट्रीट करते हैं, वो सिर्फ 30 मिनट में इस मशीन से पूरी रात भर का काम हो जाता है। और ये सेटलिंग नर्सरी प्रोग्राम के लिए बहुत ही अच्छी है। और जो देश की सभी अग्रणी चीनी मिल है, उन्होंने इसको खरीद लिया है। ये कोयम्बटूर हमारे मेन इंस्टीट्यूट ने इसको तैयार किया है। इसके बाद में जो प्रॉब्लम आती है सेटलिंग विधि में, कि ठीक है अक्टूबर में प्लांटिंग करनी है, सितंबर में टेम्परेचर की कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब हमें मेन सीजन हमारा है फरवरी मार्च, स्प्रिंग प्लांटिंग, उसमें उससे पहले जो पौधे तैयार करने हैं तो बहुत ज्यादा ठंड होती है, लगभग 4-5 डिग्री रात का टेम्परेचर रहता है। तो कैसे हम समय पे अपने पौधे तैयार करें?
तो उस पे हमने करनाल केंद्र पे काफी गहनता से काम किया है। हमने पहले ओली हाउस में इसमें सेटलिंग तैयार की सर्दी में, उसमें बल्ब का अरेंजमेंट किया ताकि और हीटर भी लगाए ताकि उसमें टेम्परेचर बढ़े। अब हमने उसके बाद में एक प्लांट ग्रोथ चैम्बर बनवाया है, जिसमें सर्दी में भी 7 से 8 दिन में खेत में रोपाई योग्य पौधे तैयार हो रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ी चीज है कि आप सर्दी में हर रोज लगभग 5,000 10,000 पौधे उसमें बना लो और बाहर रखते रहो रैक्स में, और जैसे ही आपका प्लांटिंग का सीजन शुरू हो फरवरी में, आप किसानों को उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दो। तो यानी आप बहुत कम पूरे सर्दी का भरपूर उपयोग करके और किसानों को अच्छी वैरायटी का बीज मेन सीजन में पौधों के रूप में दे सकते हैं। तो किसान भी इसको अपना सकता है। तो इस पे हमने बहुत एक्सटेंसिव काम किया कि पर हेक्टेयर पर एकड़ कितनी पौधों की आवश्यकता हो। तो हमने जो ऑटम सीजन है, जो अपना मेन जो अक्टूबर वाला, उसमें हमने पाया कि 5 फुट बाई 2 फुट पे पौधारोपण बहुत अच्छा रिजल्ट दे रहा है। 4,000 के करीब पौधों की आवश्यकता पड़ती है। 5 बाई 1.5 फुट, 5 फुट लाइन से लाइन, 1.5 फुट पौधे से पौधा, लगभग 6,000 पौधों की आवश्यकता होती है। मार्च की प्लांटिंग में भी 5 बाई 1.5 बिल्कुल उपयुक्त है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पैदावार 20% ज्यादा ही देता है नॉर्मल विधि से। और जो गेहूं के बाद बिजाई करते हैं किसान, गेहूं के बाद गन्ना लगाते हैं, वहां पे लगभग 8,000 8,500 पौधों की आवश्यकता होती है। तो ये हमने पिछले 4-5 साल में इस पे गहनता से अध्ययन किया और पाया कि ये स्पेसिंग अपनाने से लगभग 100 टन प्रति हेक्टेयर की पैदावार आसानी से ली जा सकती है। तो तीसरा जो इस क्रम में हमारे इंस्टीट्यूट ने सेटलिंग ट्रांसप्लांटर बनाया है। तो ये पौधा रोपाई यंत्र है जो एक दिन में 4 एकड़ पौधों की रोपाई खेत में आसानी से कर सकता है। ये कूड़ भी निकालता है और साथ में एक डिजायर्ड डिस्टेंस पे 1.25 फुट से लेके 2 फुट और 3 फुट ये एडजस्टेबल है। और लाइन से लाइन भी इसमें एडजस्ट होती है, 3 फुट 4 फुट और 4 फुट 5 फुट लाइन से लाइन की दूरी। और इस हिसाब से हम कभी भी किसी भी समय अपने समय के अनुसार एडजस्टमेंट करके पौधारोपण कर सकते हैं। तो ये हमारे केंद्र पे हम पिछले 5 साल से इस मशीन का उपयोग करके, और 100% हमारा जो ब्रीडर सीड है इसी तरीके से हम ले रहे हैं, और हमें पैदावार भी काफी अच्छी मिल रही है। और इससे हमें जो एक्सपीरियंस मिला है कि बहुत अच्छा सीड ट्रीटमेंट हो रहा है। टिलर की पॉपुलेशन बहुत अच्छी और यूनिफॉर्म है, और मोटाई भी गन्ने की बिल्कुल समान है, बराबर है। और टिलर मोर्टिलिटी ना के समान है। ज्यादातर जो डायरेक्ट प्लांटिंग किया हुआ गन्ना होता है वो जुलाई अगस्त में जो छोटे टिलर है वो उसमें मर जाते हैं, लेकिन इसमें सारे टिलर एक जैसे यूनिफॉर्म ग्रोथ के होते हैं, तो इसमें टिलर मोर्टिलिटी नहीं होती है। शुरू में थोड़ी इनिशियल ग्रोथ कम होती है क्योंकि एस्टेब्लिश होने में, और जो ट्रांसप्लांटिंग शौक लगता है गन्ने को, वो थोड़ा इसको डिले कर देता है, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं है। डायरेक्ट प्लांटिंग से इसमें अच्छी पॉपुलेशन होती है। वीड कंट्रोल में थोड़ी दिक्कत आती है, लेकिन तीसरे चौथे दिन अगर हम एट्राजीन लगभग 2 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से स्प्रे करें तो वो शुरू के 1-2 महीने वीड से निजात दिला सकती है। उसके बाद 1-2 हैंड वीडिंग, हाथ से कस्सी से गुड़ाई करके उसको वीड पे भी काबू किया जा सकता है। तो गेहूं के बाद भी ये बहुत इफेक्टिव है, पौधे पहले से तैयार करके और गेहूं लगा सकते हो। तो अगले चरण में हमने जो किसान जोड़े हैं, क्योंकि हमारे पास जमीन कम है, हम अच्छा काम हमारा दिख रहा है सब जगह, लेकिन जमीन हमारे पास सिर्फ 45 एकड़ है और बीज के लिए सिर्फ 8-10 एकड़ ही हमारे को उपलब्ध होती है। तो हमने करनाल के आसपास के प्रोग्रेसिव किसान है वो बीज के साथ हमने जोड़े अपने प्रोग्राम में। और आप देखोगे अगली स्लाइड में, हमने पिछले 4 साल में 85,800 क्विंटल बीज का उत्पादन और डिस्ट्रीब्यूशन किया है। तो ज्यादातर हमारा बीज पंजाब, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, उत्तराखंड और बिहार तक गया है। और इसमें हमने देखेंगे तो किसान को लगभग 1 लाख रुपए की अतिरिक्त आय मिली है 30 टन प्रति हेक्टेयर ज्यादा पैदावार के कारण। और हमारे इंस्टीट्यूट का शेयर इसमें 1 क्विंटल पे 20 रुपया होता है। तो इंस्टीट्यूट का शेयर देने के और इसमें ट्रांसपोर्टेशन और हार्वेस्टिंग कॉस्ट भी किसान की लगभग प्रति हेक्टेयर 48,000 बचती है। तो 1,30,000 रुपए की अतिरिक्त मतलब बचत होती है किसान को, जो हमसे इस प्रोग्राम से जुड़े हैं उनको इतनी बचत हुई है प्रति हेक्टेयर। और एक स्टैटिस्टिक्स हमने निकाली थी 2018-19 में, तो हमने 3 मॉड्यूल इसमें सेलेक्ट डॉक्टर रविंद्र, हमारे पास समय बिल्कुल चलो सो गया है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा जल्दी कंक्लूड करने के लिए। 2-3 मिनट जैसे ज्यादा नहीं लूंगा। चलो, तो ये कहना चाहूंगा कि जो किसान इंटरक्रॉप और बीज के रूप में गन्ने की जिन्होंने फसल ली है, उनकी
जो CACP के हिसाब से जो कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन हरियाणा की रिकमेंड है, उससे उन्होंने 5 गुना से लेके और 7 गुना तक अधिक आय प्राप्त की है, जो हमारे सीड प्रोडक्शन प्रोग्राम से जुड़े हुए हैं। और इसके अलावा हमने सीडलिंग जो सेटलिंग बना रहे हैं, उसका भी काफी लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन और सेल की है। लगभग 7-8 लाख सेटलिंग हमने पिछले 2 सीजन में सेल की है। और आप देख सकते हो, इसके अलावा हम RKY सीड प्रोजेक्ट भी कर रहे हैं। RKY रफ्तार परियोजना के अंतर्गत NFSM क्रॉप साइंस का भी हमें पास सीड प्रोजेक्ट है। तो कुल मिला के हम ये जो चीनी मिल हैं और जो ग्रुप है जिसके साथ हमारा MOU है, इसमें राणा चीनी मिल ने करोड़ों की संख्या में पौधे बना के अपने किसानों को डिस्ट्रीब्यूट किया है। उत्तम शुगर मिल ने भी लाखों की संख्या में पौधे तैयार किए हैं। और स्पेशल मेंशन बात करूं मैं DCM श्रीराम की, तो हमारा एक जो पार्टनर है प्रैग्मेटिक्स, जिनके साथ हमारा MOU है, उनके साथ मिलके जो वुमेन एंटरप्रेन्योर सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से इन लोगों ने काफी मात्रा में बीज बनाया है और पौधे नर्सरी तैयार की है। तो अगर आप देखें तो ये अभी डिटेल में राजा साहब बता चुके हैं। 460 के करीब इन्होंने सेल्फ हेल्प मेंबर्स हैं इनके, 52 सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के, और उसमें इन्होंने लगभग 974 हेक्टेयर एरिया कवर किया है स्प्रिंग में और 299 हेक्टेयर एरिया किया है ऑटम सीजन 2020 में। तो अगर हम प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें तो हमारे संस्थान में अगर BC रेशो दिखाए, बेनिफिट कॉस्ट रेशो, तो लगभग 4.5 का है हमारा। यानी 1 रुपए इन्वेस्ट करने पे 4.5 रुपए की आमदनी हमें मिली है। और वाइडर रो प्लांटिंग मैं यहाँ पे थोड़ा सा बताना चाहूंगा। जो किसान भाई इंटरक्रॉप लेते हैं, वो गन्ने के अंदर इंटरक्रॉप को इंटरक्रॉप ही समझे, उसको मुख्य फसल ना बनने दे। यानी गन्ना आप जब लगाओ उसके 1 से 1.5 महीने बाद ही दूसरी फसल लो, ताकि गन्ना जर्मिनेट हो जाए, अपने आप को एस्टेब्लिश कर ले जमीन में। नहीं तो क्या होता है, इंटरक्रॉप हावी हो जाती है गन्ने पे और गन्ने की पैदावार में उतनी फायदा नहीं मिलता जितना होना चाहिए। और ये सब प्रमोशनल एक्टिविटी है। हम किसानों को कैसे कनेक्ट किया, कैसे उनको एजुकेट किया कि भाई आप हमसे जुड़ो, ये अच्छी चीज है। तो 700 क्विंटल पर एकड़ का हमने टारगेट रखा कि जिस किसान ने 700 क्विंटल प्रति एकड़ उपज प्राप्त की, उसको अपने संस्थान से जोड़ा। और दूसरे किसान जो भी हमारी मीटिंग्स थी, उनको मौका दिया उनको बताने का। तो किसान जब किसान को बताता है तो उसकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी होती है और समझता है कि हाँ भाई ये सही बोल रहे हैं। तो अब मैं कंक्लूड करूं तो ये सब एक्टिविटी के कारण करनाल के अंदर हमारा सीड हब के रूप में इमर्ज हो गया है। पूरे उत्तर भारत की चीनी मिलें और किसान हमारे यहाँ पे बीज के लिए आते हैं। और इन सब से हमने इंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट भी किया है। लगभग 50 के करीब इंटरप्रेन्योर्स हमारे करनाल क्षेत्र में हमारे सहयोग से बीज का काम कर रहे हैं। और इस सब से अगर हम रिवेन्यू की बात करें तो हमारे केंद्र ने 152 लाख का रिवेन्यू प्राप्त किया है। और ये इम्पोर्टेंट है, जो हम पौधे बना रहे हैं उसके बाद में जो ओरिया बचती है उसको हमने गुड़ बनाया है, और बहुत अच्छा बिना कोई केमिकल यूज किए गुड़ बनाया है पिछले सीजन में। और 80,000 रुपए का हमारा गुड़ बिका है। लगभग 8,000 किलो हमने गुड़ बनाया। और बहुत ही जो किसान जो इंटरप्रेन्योर साहब से जुड़े हुए हैं वो भी इस चीज को कर सकते हैं। बचे हुए हिस्से से गुड़ बना के वो एक्स्ट्रा आमदनी कमा सकते हैं। तो इस कार्यक्रम को पूरे देश में फैलाने की आवश्यकता है। गांव में जो युवा है उनको जोड़ने की जरूरत है, महिलाओं को जोड़ने की जरूरत है, तभी देश में किसानों की आमदनी बढ़ेगी। और जो माननीय प्रधानमंत्री का सपना है कि हमारे देश के किसानों की आमदनी बढ़े, वो तभी हो पाएगी जब हम सब मिल के काम करेंगे, वैज्ञानिक भी, चीनी मिलें भी और किसान भी। तो इसी के साथ धन्यवाद, मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर रविंदर।